चलिए हम लोग ना आज जब तक कंपनी का जितना फंडामेंटल पढ़े हैं उन सबको सिर्फ आधार बना करके हम कंपनी के रिसर्च पर चल रहे हैं, जिसको चाहे आप प्रैक्टिकल मान लीजिए, चाहे कंपनी का रिसर्च मान लीजिए, चाहे यह सीखने का विषय मान लीजिए कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखते हुए क्या क्या आपस में तुलना करनी चाहिए, इसको कैसे हम निकालते हैं। उसी में आप लोगों ने कहा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को हम लोग को अपना बेस बना लेना चाहिए। अब जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, आपको पता है कि इसके नाम के आगे जियो लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप इसे अंबानी से जोड़ ले जा रहे हैं और एक रेपुटेशन आपको जहन में आ रही है। ठीक है, अब सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर एज अ रिसर्च आप अपने पास रखते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले वाली नोट्स में आप देखिए कि हमने मार्केट शेयर, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट में उनकी ओनरशिप कितनी है ना, प्राइस बैंड उनका क्या है, वर्किंग नेचर वो कैसा काम करते हैं, कंपनी का बंदा कौन है, कंपनी का धंधा कौन है, कंपनी की बुक्स क्या कहती हैं, यह सबके बारे में छोटी छोटी चर्चा करते हुए बेहतरीन नोट्स आप लोगों ने बना लिया है। अब हम लोग का काम यह है कि उस नोट्स में से एक पॉइंट को निकालना और यहां पर डिस्कशन में लेकर आना। अब जैसे हम बात करें कि यहां पर इनका मार्केट कैप क्या है, बहुत ईमानदारी से साफ साफ सुनते हुए चलिएगा, जिससे आप लोग निष्कर्ष निकाल पाए कि हम लोगों को भी आगे भविष्य में ऐसे ही करना है। सबसे पहले इनके मार्केट कैप की बात करें तो ये 2 लाख करोड़ की कंपनी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख करोड़ की कंपनी है। तो इसका मतलब आपको पता है कि इसको 3 मोड में बांटते हैं, एक स्मॉल में बांटते हैं, एक मिड में बांटते हैं और एक लार्ज में बांटते हैं। तो ये कौन सी कैप में आ रही है, लार्ज कैप की कंपनी आ रही है। तो इसका मतलब लार्ज कैप की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बन गई। एकदम क से शुरुआत करेंगे और आगे चलेंगे। जैसे ही हम करंट प्राइस देखते हैं तो इसका मतलब 321 इस वक्त की करंट प्राइस चल रही है, लेकिन हम लोगों का काम होता है ये ढूंढना कि बताओ इससे पहले इसका 52 वीक में, मतलब एक साल में इसका लोअर, इसका सपोर्ट क्या रहा था, एक साल में इसका सबसे लोअर प्राइस क्या रही थी और एक साल में इसने अपना पूरा हाई क्या लगाया है। तो आपको पता है कि यहां पर हाई और लो भी दिया रहता है। 52 वीक में मतलब एक साल की अगर हम लोग बात करें तो 199 रुपए की प्राइस पर यह ट्रेड कर रहा था और इसका जो हाई था वो 363 रुपए पर था, जो कि आज जो है वर्तमान समय में यह 321 रुपए में ट्रेड कर रहा है। यहां तक तो ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यह 321 रुपए में ट्रेड कर रहा है, मतलब बीच में ट्रेड कर रहा है और यह अपने हाई की ओर आगे जा रहा है। 40 रुपए का भी इसके पास मार्जिन बचा हुआ है। तो अब मुद्दा आता है कि इतनी बेहतरीन कंपनी ये इतने लोअर पर ट्रेड, 200 पे ट्रेड, जबकि हाई 363 पर है, ये 200-250 पर ट्रेड कैसे कर रही थी, क्या कर रही थी। तो आपने इससे पीछे का जरा आप 7 महीना निकाल कर देखिए तो आपने वॉर भी देखा, आपने ट्रेड वॉर भी देखा, आपने टैरिफ वॉर भी देखा। तो इसका मतलब है कि जब आपका इंडेक्स नीचे है, जब आपका बाजार नीचे है, तो यकीनन ऐसी कंपनियां भी नीचे होंगी। तो स्वाभाविक तौर पे यह माना गया कि ये जो है इस वक्त जो ट्रेड कर रही है 321 रुपए, यह इसकी एक फेयर वैल्यू है। क्यों, 360-63 तो ऑलरेडी इसका हाई था और यह 300 के फ्रेम में चल भी रही है। तो इसका मतलब ओवरऑल अगर हम इसकी कंडीशन को देखें तो 300 पर अब ये अपने आप में एक स्ट्रेंथ वापस ले आई है। जबकि अगर ये 250, 280, 275 के आसपास होती तब हम उसे नहीं कहते, लेकिन जब ये 300 का आंकड़ा पार कर गई तो दैट इज वेरी क्लोजर टू इस हाई, ये अपने हाई के बहुत नजदीक है। इसलिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये बात यहां पर प्राइस पॉइंट पर ठीक निकल कर आई। अब आता है स्टॉक्स की पी। याद है हम लोगों ने जो पी का फॉर्मूला लगा करके निकालना सीखा था कि वहां पर 3 कंडीशन सीखा था कि भाई पी के संदर्भ में हमें यह पता होना चाहिए कि यह कैसी पी है, मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड है, कंपनी रेंज में है या कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो हम 2 ही चीज की यहां पर सर्च और रिसर्च करते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है। तो हम लोग पीई और पीवी का साथ पकड़ते हैं ना। तो पी और पीवी के संदर्भ में हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि भाई स्टॉक्स की पी के संदर्भ में हम लोग को यह चर्चा करनी है कि यह कंपनी कैसी है, वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो आप लोग जरा पीई और पीवी का रेशियो मुझे बताइए फटाक से कि पीवी का क्या रेशियो है। मनी कंट्रोल पर चाहे तो आप खोल भी सकते हैं, सब कुछ पढ़ाया जा चुका है, एक बार देख लेते हैं।
इसमें पीबी नहीं दिया रहता, इसमें पीई दिया रहता है। और आप लोगों को तो फॉर्मूले से मैंने निकालना भी सिखाया है, लेकिन हम लोग सीधा यहां पर मनी कंट्रोल की मदद ले लेंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोग फटाफट फटाफट चीजें देखते जाएं। एडवर्टीजमेंट चलेगा 10 सेकंड। अब इसी में हम लोग पीई और पीबी दोनों के बारे में बातचीत करेंगे। ये थोड़ा सा ज्यादा डेटा देता है स्क्रीनर के तुलना में, लेकिन इसके पास इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतना ज्यादा मटेरियल है कि वह थोड़ा साफ कम दिखता है, इसलिए लोग अपना यूजर फ्रेंडली ना हो पाने की वजह से जो है दोनों चीजों को ट्राई करते हैं। जियो, इसमें एडवर्टीजमेंट बहुत चलता है क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट पर ही चली रही है कंपनी, ये अपने उस पर जो है एड्स देती है, चारों तरफ देखिए ऐड ही ऐड है इसका। जियो फिनेंशियल सर्विसेज, ये रहा, हम लोगों ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को पॉइंट आउट कर लिया है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ी हुई हम लोग को कुछ विषयों पर बात करना है। आज 13 रुपए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अप हुई है। पीबी रेशियो देखिए इसमें कहां पर मेंशन्ड है, ये देखिए 1.49। अब यार आपको याद होगा कि हम लोग पीबी रेशियो का फॉर्मूला भी आपको दिए थे और ये भी कहते कि पीबी रेशियो अगर 1.5 के आसपास है या 1.5 से कम है तो इसका मतलब ओवरऑल मार्केट में यह इस वक्त परफॉर्मिंग कंपनी है और अंडर वैल्यूड ही मानिए, ओवर वैल्यूड नहीं मानना है। तो इसका मतलब यहां देखिए डायरेक्ट आपके पास वैल्यू आ गई तो हमें पीई का फॉर्मूला लगा के, पीबी का फॉर्मूला लगा करके कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। आपने ये फॉर्मूला लिखा है और आपने 1.5 से 3 के बीच में भी लिखा है पीबी रेशियो, राइट। तो आप लोगों को यह चीज यहां समझ में आ गई कि 1.5 पर 1.49 पे चल रहा है, इसका मतलब ये पीबी के हिसाब से, पीई के संतुलन के हिसाब से इस वक्त ओवर वैल्यूड कंपनी नहीं है, अंडर वैल्यूड है। जबकि अगर पीई रेशियो देखें तो वह 100 के प्लस दिखा रहा है। हम लोगों ने तो पी रेशियो के संदर्भ में जैसे ही वो इतना ज्यादा दिखा रहा है तो हम उसे ओवर वैल्यूड मान लेते हैं, लेकिन जब आप लोगों को यह बात समझ में आई कि हम लोगों को BVPS, बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू, पीई रेशियो और पीबी रेशियो, इन चारों की तुलना में तब हम कंपनी के वैल्यू ओवर वैल्यू, कंपनी के अंडर वैल्यू होने का निष्कर्ष निकालते हैं। अब यहां पे क्या समझ में आया कि अगर 1.49 इसका पीबी रेशियो है तो अब हम इसे मान सकते हैं कि यह जस्टिफाइड है और अभी हम इसे ओवर वैल्यू मानकर नहीं चलेंगे। क्लियर हो गया। लेकिन हाँ, यह बहुत नजदीक है, अपने 1.5 के करीब है, 1.5 के, तो इसका मतलब वह उस जोन में जाने की तैयारी भी कर रहा है। क्लियर हो गया। तो यहां से देखिए पी रेशियो और पीबी रेशियो तो आपको समझ में आ गया जिसके लिए हम लोग यहां पर आए थे। अब अगर हम लोग यहां पर पी रेशियो की बात करें तो 127 है इनका जो पी रेशियो है, तो सिर्फ पी को ध्यान में रखा जाए तो यह हमें ओवर वैल्यूड होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पीबी ने हमें यह कंफर्म किया, प्राइस टू बुक वैल्यू, वो हमें इस बात को कंफर्म किया कि नहीं, आपको इसको ध्यान में रख के पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 1.5 पीबी पीई को जस्टिफाइड कर रहा है कि लोग इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग इसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो यहां पर एक बात तो आपको समझ में आ गई। अब मैंने आप लोग को कहा था कि इससे जुड़े हुए जितने पीर कंपैरिजन है, मतलब इससे जुड़ी हुई जो और कंपनियां हैं उनका भी पीई चेक करिए, उनका भी पीबी चेक करिए, और सेक्टर का पीई पीबी जरूर चेक करिए। क्यों? क्योंकि अभी मान लीजिए इतनी बड़ी मार्केट है तो ये सेक्टर की पीई हुई, उसमें इतना कैप्चर किया गया है तो ये इनकी पीई हुई। अब मार्केट जितना बड़ा होगा इनके पास चांसेस उतना ही होगा ना। मेरी बात समझिए, जैसे आपके पास 10 सिक्का है तो ये सेक्टर की सी हो गई। अब 10 में से 2 आपने कैप्चर कर रखा है तो इसका मतलब 8 तक तो आपको कंफर्म है ना कि मार्केट है। लेकिन अगर मार्केट ही साइज छोटी होती तो इसका मतलब है कि संभावनाएं खराब हो जाती। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि अब थोड़ा सेक्टर की पी को चेक कर लेते हैं कि सेक्टर की पी क्या कहती है। तो हम लोग सेक्टर की पी के लिए फिर से इस पे जाते हैं और सेक्टर की पी में यहां पर देखिए कहां पे लिखा हुआ है सेक्टर पी, इनका फेस वैल्यू 10, सेक्टर पी ये देखिए 27.78 इसके सेक्टर की पी है। अब अगर हम इन दोनों को तुलना करें सेक्टर पी और इनकी पी तो वह उनकी इंडिविजुअल पी है और यहां पर यह पूरे सेक्टर की पी है ना। तो इसका मतलब अगर हम इससे एज अ लीडर्स चुनने की तैयारी करें तो इसका मतलब इसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक लार्ज कैप की कंपनी होने के नाते एक ठीक ठाक, ना तो अंडर वैल्यूड कहेंगे ना ओवर वैल्यूड कहेंगे, और ठीक ठाक एक रेंज में चलने की तैयारी कर रखी है। लेकिन अगर हम यहां सेक्टर पी की बात करेंगे तो सेक्टर पी लगभग 30% के आसपास है। तो इसका मतलब अभी इनके पास मूव करने के चांसेस बहुत बड़े हैं। क्यों? सेक्टर 30% बहुत बड़ा होता है। अब इसमें अगर आपको और डीप जाना है तो आप इसमें कमांड जा करके दे सकते हैं। अभी आगे चलकर कमांड कैसे दिया जाता है ये भी बता देंगे। आप जाकर कमांड दे सकते हैं कि ये बताओ कि इसका 30% सेक्टर पी है, उसमें उन्होंने इतना कैप्चर किया है, तो अभी इनके पास कितना और संभावनाएं बची हैं, यह भी डेटा आपके पास आ जाएगा। लेकिन अमूमन आपको यह बात दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ी एक अभी सेक्टर में ग्रोथ बची है। क्लियर हो गया? और उसमें एज ए लीडर मार्केट कैप के नाम पर यह कंपनी ठीक ठाक काम करती हुई चली आ रही है। अब यहां पर आप लोग याद करिए, कंपनी का फंडामेंटल पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को यह बात कहा था कि सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कंपनी का बंदा कौन है। तो आपको एक बात समझ में आई, जियो नाम सुनते हैं कि बंदा ठीक है, जिस चीज को छुआ है स्टार बनाया है। सिनेमा में आया जियो स्टार बना दिया, डिज्नी हॉट स्टार को ले आया, टेलीकॉम कंपनी में घुसा, आप सब कुछ देख ही रहे हैं। तो इसका मतलब बंदे पर आप मेरिट दे गए, राइट। अब मुद्दा आता है धंधा। बंदे को तो आपने मेरिट दे दिया ना, सही चल रहा है ना जो आप पढ़े हैं। अब आता है धंधा। अब धंधे पर आते हैं कि भाई इतनी बड़ी पी है क्यों, इनकी सेक्टर की पी इतनी बड़ी क्यों है। तो चलिए अब धंधे पर आते हैं कि इनका धंधा कैसा है। चलिए अब धंधे पर आते हैं, जरा मुझे बताइएगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो आज की डेट में निवेश नहीं करना चाहता। आज से अगर आप पीछे 10 साल जाइए तो उस समय स्टॉक मार्केट, एसआईपी, म्यूचुअल फंड एक टफ विषय था, राइट। अब इसको थोड़ा सरल कर देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम सब इसी सड़कों से गुजरते हैं। किस व्यक्ति ने आज से 5 साल पहले बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में एसआईपी, म्यूचुअल फंड और ऐसी चीजों का एडवर्टीजमेंट देखा है, होर्डिंग्स देखी हैं। और आज की डेट में एसबीआई धोनी को बुला के कहती है म्यूचुअल फंड सही है, और आप सड़कों पर आज की डेट में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में म्यूचुअल फंड को देख रहे हैं। एसबीआई कभी नहीं निकलता, बड़ी कंपनियां हैं, लार्ज हैं, लेकिन आज एसबीआई भी अपना एडवर्टीजमेंट सड़कों पर करा रही है। रीजन, मार्केट एक नई आयाम पर जाने को तैयार है, और अगर इसका कोई खिलाड़ी नहीं बना, आज की डेट में आप बैंक में जाकर के यह बात प्रत्यक्ष उदाहरण में देखिएगा कि आप अकाउंट खुलवाएंगे, वह डीमेट अकाउंट भी देने की कोशिश करेंगे।
इतना बड़ा परिवर्तन आपको 3 से 4 सालों में दिखा है, उसके बावजूद अगर हम लोग को यह बताना पड़े कि स्टॉक मार्केट कितना बड़ी संभावना के साथ तैयार हुआ है, तो आप सड़कों पे देख लीजिए कि एसबीआई जैसा भी, अब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं उसको जरूरत नहीं है, लेकिन आज उसको भी सड़कों पर उतार करके एमएस धोनी को बुला के कहना पड़ रहा है कि हम एसबीआई म्यूचुअल फंड हैं। तो इसका बदलाव आप ऐसे समझ लीजिए कि सेक्टर कितना बड़ा है और कितना लोग इसमें निवेश करना चाहते हैं। अब निवेश पर आइए, 18 साल से 90 साल तक के व्यक्ति को सिर्फ निवेश ही तो समझ आता है। 18 के बाद हर व्यक्ति योजना बनाता है। अब निवेश का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूं, निवेश का मतलब ओवरऑल निवेश, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे आप गोल्ड खरीदते हैं, चाहे आप अपने गुल्लक में पैसा रखते हैं, चाहे आप अपने ऊपर मेडिकल हेल्थ लेते हैं, सब तो निवेश है ना। तो इसलिए यहां पर निवेश आपको समझ में आ गया। अब इसी में हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या एक हाइप क्रिएट हो रहा है, या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक अगली बेहतरीन बजाज की तरह कंपनी बनने को तैयार है। यही तो चर्चा करने बैठे हैं और इसी के बारे में आप लोग चाहते भी थे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब आप लोग के सामने स्क्रीन का दूसरा भाग, मैंने आपसे कहा था बंदे को मेरिट कर लीजिए, तो क्या अब आपके पास उस कंपनी का धंधा नहीं आना चाहिए? करते क्या हो भाई, धंधा क्या है तुम्हारा? तो आप चलिए धंधा इनसे पूछिए कि बताओ भाई तुम करते क्या हो। तो इन्होंने कहा कि देखो भाई हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में आ गए हैं, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनबीएफसी। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आज की डेट में आप किसी भी जगह पर जैसे ही आप फ्रिज, एसी, कैमरा कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं, तो वह आपको प्रमोट करते हैं कि यार ईएमआई पे ले लो ना। रीजन, जियो स्टोर पे आओ तो दोगे, मेरा ही प्रोडक्ट लोगे तब दोगे, दूसरा लोन ले लो ना उसमें भी आप दोगे, फिर उस प्रोडक्ट का इंश्योरेंस क्यों नहीं करा लेते? कैमरा खराब हो जाएगा तो कहां जाओगे? फिर मेरा ही प्रोडक्ट ले लोगे। अब जब जा रहे हो तो एक तो क्रेडिट कार्ड ही बनवाते जाओ। मतलब जब तक आप मॉल के अंदर घुस के वापस निकलकर गेट से बाहर न निकल जाएं, तब तक वो आपसे पूरी कोशिश करेंगे कि भाई क्रेडिट कार्ड ले लो तुम। बस उसी का इन्होंने एक इकोसिस्टम बना दिया। कैसा इकोसिस्टम बनाया? नॉन बैंकिंग में गए और रिटेल लोगों को लेंड करने लग गए, मतलब उधार देने लग गए, और कहें कि आज आप देखिए ना सारे प्रोडक्ट हर घर में फटाफट फटाफट प्रोडक्ट कैसे आते जा रहे हैं। कभी आप माइंड किए? आज से पीछे वाली जनरेशन में जाइए, एक चीज को खरीदने के लिए समय सीमा हर चीज तय करनी पड़ती थी। आज की डेट में तो कुछ तय ही नहीं करना है, बस बाहर निकले, बाहर निकल के जाइए, हो सकता है आप कुछ ले आए, कुछ भी है। हाँ वेरी नाइस, आधार लाइए उधार ले जाइए। एक क्या ही बात है, क्या बेहतरीन बात है। तो इन्होंने क्या कहा? रिटेल को पैसा दो, उनको बाइंग पावर बढ़ाओ। एप्पल फोन 90,000 रुपए में लेने से अच्छा 2,500 रुपए देते जाओ, आराम हो गया। तो लोगों ने इस तरह, फिर दूसरा कॉर्पोरेट्स को भी ये फंड करेंगे। तो इसका मतलब पहला फंडिंग का बिजनेस है इनका। दूसरा आते हैं जेएफएल, पहला कह रहे हैं एनबीएफसी के द्वारा हम लोगों को पैसा देंगे। दूसरे पे आइए जेआईबीएल, आपको अपने तहत क्या करके देंगे? इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म भी हैं हम। एक उदाहरण, चलिए सिंपल, ये आपके सामने रिलायंस ट्रेंड है, उसके आगे लिखा है रिलायंस, डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया जियो से। अब आते हैं कि आपने लिया उनके यहां से एफएमसीजी कुछ खाने का प्रोडक्ट, आपको पता है उनके अपना खुद के ब्रांड के अंदर तेल भी है, आपने लिया, रिटेल हो गया, पूरा सामान लिया, पैसा अभी नहीं है, बाद में दे दो, फिर उन्होंने आपको लोन दे दिया। अब उस प्रोडक्ट को ले जा रहे हो, खराब हो सकता है, तो उन्होंने आपको अपनी तरफ से इंश्योरेंस दे दिया। इस तरीके का एक पूरा इकोसिस्टम हो गया इनके पास। पेमेंट बैंक, अब ये इस मामले में भी इतने सजग हैं, ये पूरी मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं। अब तक
आप सामान खरीद रहे थे इन्हीं का तेल, इन्हीं के मॉल से, इन्हीं का ले रहे थे क्या, इंश्योरेंस, इन्हीं का ले रहे थे लोन। लेकिन इन्होंने कहा एक बात बताओ कि जब तुम क्यूआर पे पेटीएम में पैसा डाल दोगे, इन्होंने अपना खुद का पेमेंट बैंकिंग वाला काम स्टार्ट किया। आप जाके देखिए जियो पेमेंट बैंकिंग पर आप पेमेंट करते हैं। इनका कहना यह है कि दूसरे क्यूआर पे मत दो, मेरे ही क्यूआर पर दे दो। तो ये देखिए यहां पर आ गए पेमेंट बैंकिंग पर। फिर उसके बाद एक जाइए, पेमेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म भी बना दिए। पेमेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जैसे आप फोन पे, गूगल पे देखते हैं, सेम उसी तरीके से इन्होंने अपना खुद का भी सिस्टम तैयार कर दिया। अब देखते जाइएगा कि एक कस्टमर जो ये सोच रहा है कि वो किसी और से कोई चीज ले रहा है, नहीं। अब एक कदम और आगे जाइए, यहां पर तो अभी आपको रुकना है क्योंकि उसके बाद मैं आपको डिस्कशन करूंगा। फिर आता है एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। फिर उन्होंने कहा एक बात बताओ कि तुम राशन वाशन तो ले जा करके रख देते हो अपने घर में, अपना पैसा कहां रखते हो? तो उन्होंने कहा कि हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैं, हमारा म्यूचुअल फंड हाउस है, हम लोग ब्लैक रॉक के साथ समझौते में हैं, हमारे म्यूचुअल फंड में आके पैसा रखो। फिर ये आपसे पूछ रहे हैं करते क्या होते हैं, कि एग्रीगेट प्लेटफॉर्म बना दिए कि इधर उधर से कुछ नहीं, तुम जियो वाले पर जा करके क्लिक करो, जियो मार्ट ले लो, उसी के अंदर तुम कहां आ रहे हो जबरदस्ती सामान लेने, जियो मार्ट ओपन करो। सुनते जाइएगा, जब उनको लगा कि ये आदमी यहां तक आ रहा है, कुछ आदमी ऐसे हैं जो आ ही नहीं रहे, उन्होंने कहा जियो मार्ट पर आ जाओ। अब आप जियो मार्ट ओपन करिए, चावल दाल आटा सब्जी उनको जो लिस्टेड किए उनको वहां करिए, क्लिक आउट करिए, रिजल्ट निकालिए, बैलेंस है कि नहीं वो भी पता है उनको दे देंगे। कितना बड़ा इकोसिस्टम इन्होंने बना लिया। फिर आता है लीजिंग बिजनेस। लीजिंग बिजनेस का मतलब जो कंपनियां कुछ काम करना चाहती हैं तो लीज पर कोई चीज लेती हैं तो उनको यह पूरी तरह फंड करने के लिए तैयार है। पूरी तरह से यह एक इकोसिस्टम पर काम कर रहे हैं। अब किनको किनको इससे नुकसान होने वाला है इसको देखिए। एफआई 2026 तक इन्होंने कह दिया कि एनबीएफसी से इतना बड़ा फिगर आईएनआर में है, इतना काम तो खाली एनबीएफसी कर देंगे, 15 जीडब्ल्यूपी लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस से कर देंगे। टारगेट है, याद है ना कि आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी कंपनी का बंदा देखा, धंधा देखा तो मिशन और विजन भी देखिए कि अगले साल में करना क्या चाहते हैं। तो 2026 तक का देखिए आपके पास डेटा तैयार है, याद है मिशन और विजन। तो अब यहां मिशन और विजन भी आपको निकालना है। एक कदम और आगे चलिए, सेम वही चीज जो मैं आपको वहां पर बता रहा था कि बस कुछ देर के लिए रुकिएगा। RIIHL, रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड, इसी कंपनी को इन्होंने लिस्टेड करके यह बताने की कोशिश करी कि आगे हम एक ज्वाइंट वेंचर करने जा रहे हैं ब्लैक रॉक के साथ। अब आप लोग अपना SIP म्यूचुअल फंड हमारे अंडर गाइडेंस में कर सकते हैं। यही एक क्षेत्र बच रहा था और इस क्षेत्र में भी इन लोगों ने अपने आप को, अब आप लोग के ध्यान में आ रहा होगा कि सर ऐसे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं तो इनका तो कंपटीशन है। यकीनन कंपटीशन। अब सुनते रहिएगा, ब्रेन की बात बताने जा रहे हैं, अब बंदे की बात हो रही है क्योंकि धंधा तो यहां बंदा ही बनाएगा। अब यहां से थोड़ा सा साउंड क्लियर करिएगा। एक क्यूआर पेमेंट लगाने वाले को कितने दरवाजे पर जाना पड़ता है, और इनका तो स्टोर खुद का है। एडवांटेज मिला। अब आते हैं दूसरा, इंश्योरेंस और पॉलिसी कौन खरीदता है? हमारे आप जैसे लोग, रिटेलर लोग। अब आप बताइए, जब उनके यहाँ चावल दाल आटा सब्जी खरीद के लाते हैं, जियो से जाके कुछ खरीदते हैं, जियो का कोई रिचार्ज कराते हैं, जियो के मार्ट से जाके कुछ सामान खरीद के लाते हैं, जियो का कोई इंश्योरेंस यूज कर लेते हैं, आप बताइए आप उनको अपना डेटा नहीं शेयर कर रहे हैं? डेटा शेयर कर रहे हैं। वह जो डेटा है वो उनके पास स्टोर्ड है। कल उनको अगर कोई भी चीज आपको दिखानी और बतानी होंगी तो जिस कंपनी को आपका डेटा ढूंढने में जितना समय लगेगा, उनके पास मल्टीपल हाउसेस से उतना डेटा तैयार। और एक बार वो एक बताएंगे
कि आज के आज अगर तुम ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से आज के आज अगर ये पॉलिसी ले लेते हो तो तुमको इतनी छूट मिल जाएगी। डेटाबेस तैयार है, ये चावल खरीद के डेटा दिए थे, आप सिम खरीद के डेटा दिए थे, आप उनका टीवी देख करके जियो दिए थे, कोई इंटरनेट देख के दिए, ऐसे सब लोग दिए हैं और इतने लोग दिए हैं। दूसरी कंपनी होगी, इनको जाने में एक बार, इनको जाने में एक बार, इनके पास जाने में एक बार, मतलब जो काम इनको 7 दिन में लगेगा, इनका यहां पर एक ही प्लेटफॉर्म पर 7 काम हो जाएगा। कुछ समझे आप? इसको इस तरह से इंटरलिंक करना पड़ेगा कि यार ये तो पूरा पूरा इकोसिस्टम ही बना दिए हैं। दूसरा, आपकी टेक्नोलॉजी से ये ऐसा देख रहे हैं कि कब आपका नेट बंद होने वाला है, कब आपका राशन खत्म होने वाला है, आपका बाइंग पावर भी तो देख रहे हैं कि महीने में कितना खर्च कर पाता है। ये आपके पास आवे नहीं करेंगे कुछ पूछने, 1 साल के अंदर वो बता देंगे कि आदमी की ये इंटरेस्ट है, इतना ही खाता है, इतना ही बचाता है, इतना ही घर ले जाता है और इसके पास कुछ बचा नहीं है, और वह आपको उसी पर्पस का ही खाली चीज दिखा देंगे क्योंकि उनका आपका इंटरेस्ट उनके पास सेव है और उसी हिसाब से वो आपको वह चीज दिखाकर बेच देंगे। तो इसलिए यह इस हिसाब से इस वक्त की पावरफुल साउंड है। अब इनके पावरफुल साउंड होने की वजह से क्या होने वाला है इसको समझिए। पहला, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जब आ रहा है तो पॉलिसी बाजार इसका एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, जिसको आप लोगों को पढ़ाते समय मैंने कहा था पीर कंपैरिजन। अब कौन सा चैप्टर आया? पीर कंपैरिजन। सेम ऐसे चल रहा है ना, पीर कंपैरिजन, कि पहले देखो इनकी लड़ाई किससे है। तो इनकी लड़ाई है पॉलिसी के सेक्टर में, इंश्योरेंस के सेक्टर में। जाइंट है कौन? पॉलिसी बाजार। इनकी सीधी टक्कर यहां हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आते हैं पेमेंट गेटवे। जो पेमेंट गेटवे जो जब से, तो आप क्या देखिए आज की डेट में हर आदमी अपना पे बना चुका है। एयरटेल वाले पे बना चुके हैं, जो डीमेट अकाउंट ग्रो उन्होंने अपना पे बना दिया। तो उसी तरीके से इनका जो इस वक्त का 2025-26 की 25 तक की बात करें तो अभी मार्केट शेयर पेटीएम के पास बहुत बड़ा था और अमूमन और भी बहुत सारी कंपनियां जो अपना पे बनाने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, फिर भी ये लड़ाई जीत जाएंगे। क्यों लड़ाई जीत जाएंगे? क्यों? क्योंकि इनका जितना स्टोर है, इनके साथ जितने डीलर कनेक्टेड हैं, इनके साथ जितने नेटवर्क कनेक्टेड हैं, वहां तो आप जियो का ही पे देखोगे ना। अब आप सोच के देखिए कि रिलायंस ट्रेंड में जितना भी प्रोडक्ट बना हुआ है सब उनके नेटवर्क चैनल पार्टनर है कि नहीं? कौन ऐसा है जो उनके स्टोर में अपना सामान बेचकर वह पेमेंट गेटवे किसी और का लगाएगा? क्या लगाने देंगे? तो इसका मतलब यहां पे भी इनके पास एक मूविंग प्लस है। तो इसका मतलब यहां पर ये भले एग्रीगेटर्स को मजबूत मान रहे हैं लेकिन इतनी मजबूती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनके पास अपना खुद का भी घर मजबूत है और बाकी उसके बाद इनके नेटवर्क्स इतने बड़े हैं कि वहां मजबूती आ जाएगी। तीसरा, इनके पास सबसे बड़ी पावर है डेटा की। इनके पास 2 बहुत खतरनाक चीज है जिसको आप पता नहीं लिंक कर रहे हैं कि नहीं, नेटवर्क एंड डेटा। नेटवर्क मतलब इनके पास 1 लाख लोगों की भीड़ है और पॉलिसी बाजार को 1 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा है। इसका उदाहरण मैंने दिया कि बस खाली आप इनके नेटवर्क को ऐसे देख लीजिए कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर 10 सामान ले रहे हैं तो 3 सामान 4 सामान तो इन्हीं का प्रोडक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब आप डेटा इनको दे रहे हैं और इनकी बहुत बड़ी वह एक बेहतरीन मोनोपोली क्रिएट कर सकती है मार्केट में। क्यों? क्योंकि इनके पास डेटा और नेटवर्क है। राइट? कोई कपड़ा खरीद के डेटा दे रहा है इनको, तो इसका मतलब इनके पास एक बड़ा ये मूविंग एडवांटेज तो है। अब आते हैं उसी के जस्ट आगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज की इनकी जो होल्डिंग है, उनका सबसे बड़ा जो टक्कर है जो इनको थोड़ा डरा रहा है वो एसबीआई म्यूचुअल फंड। जबकि मैंने और किसी का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप बैंकिंग के सेक्टर में देखिए तो एक बड़ा जाइंट है एसबीआई। क्यों एसबीआई बड़ा जाइंट है? क्योंकि वह लोगों के घरों में राज कर रहा है। उसने उन लोगों की नब्ज को पकड़, लेकिन अब थोड़ा कॉम्पिटिटर उनके तब नहीं तो एसबीआई, मैं अभी बता रहा हूं, वह ऐड कराता,
वो सड़कों पे जाके इस तरह से लोगों को रख करके कि जाओ नंबर ऑफ अकाउंट्स लाओ, ऐसा करता है? सवाल नहीं भाई, वो राजा इंसान है, बेहतरीन बैठ करके आराम से इसको आना होगा आएगा। हम लोग का अनुभव क्या है? एसबीआई का अनुभव आप सब लोग पास है, बताने कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज एसबीआई को भी अपनी बात बतानी पड़ रही है। और इनका सबसे बड़ा जाइंट कौन बनेगा इस दुनिया में? एसबीआई, जब ये म्यूचुअल फंड बेचना चाहें। क्यों? क्योंकि इनका जो मूविंग एडवांटेज है, अदर जो कंपनियां थोड़ी लैक कर रही थी, एसबीआई इस दुनिया में लैक नहीं कर रही है, क्योंकि जितना तुम्हारे पास डेटा है बैंकिंग सेक्टर में, एसबीआई इसका बाप है। तो एसबीआई की वजह से इनको थोड़ा सा इसमें अपने आप को कंपटीशन महसूस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि एक पेमेंट गेटवे पर इनको कंपटीशन मिलेगा, पॉलिसी बाजार इनको इंश्योरेंस सेक्टर में देगा, और यहां वाले में देखा जाए तो एसबीआई म्यूचुअल फंड देगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब आता है ये लोग करते कैसे हैं, तो जहां देखिए D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। मेरी बात समझिएगा, इन्होंने कहा कि यार ऐसा करो, ये लोग जाते तो हैं किसी मॉल में, बुलाते हम हैं, सुनते जाइएगा, बुलाते हम हैं, जाते हैं मॉल में हैं, कभी ये मेरा सामान ले लेते हैं, कभी दूसरे का सामान ले लेते हैं। ऐसा करो डायरेक्ट टू कंज्यूमर वाला कोई सिस्टम लाओ। तो हर बात पे ये चाहते हैं कि आप उनका ऐप डाउनलोड कर लें आप। तो डायरेक्ट टू कंज्यूमर का मतलब बीच से सारे रहते खत्म। सोच के देखिए, खाली आपने अगर जियो मार्ट डाउनलोड कर दिया तो अब जियो मार्ट के अंदर जो सामान है आप उसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। लेकिन अगर आप बिग बाजार में चले गए तो आप वहां कुछ देर रिलायंस में घूमेंगे, कुछ देर इसमें घूमेंगे, और ये नहीं चाहते। ये क्या चाहते हैं? D2C का एक बहुत बड़ा काम कर दो। D2C का मतलब होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। यहां तो क्लियर हो गया? तो ऐसी कंपनी मोनोपोली क्रिएट करती है। अब आता है दूसरा, लेवरेजिंग एट द इकोसिस्टम। यहां कहते हैं इनकॉर्पोरेट अल्टरनेट डेटा मॉड्यूल और 360 डिग्री, जो कि अभी तक मैं चर्चा कर रहा था। इनका नेटवर्किंग 360 डिग्री में काम कर रहा है। ये कह रहे हैं कि 1-1 रुपए करके 300 लोग दे दो। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं पर्टिकुलर ऐसा कर रहा हूं। इन्होंने क्या किया, पूरा काम, वो जो पहिए का स्पाइक बनाने में समय खर्च होता है ना, उस पर कर दिए। पूरा काम उसी पे चल रहा है। क्या? जैसे अभी मैंने आपको बताया, इकोसिस्टम क्रिएट कर दिए कि टीवी लाओ, मॉल में आओ, जियो मार्ट डाउनलोड कर लो, वाईफाई डाउनलोड कर लो, ऐसे करके पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर दिए, जो दूसरी कंपनी को थोड़ा सा समस्या होगा। अब यहां पे यूनिफाइड जेएफएस ऐप, इन्होंने मद्देनजर रखा आप जैसे लोगों को भी। क्यों? आप लोग गए, सामान को बिना देखे छुए नहीं लेंगे, तो आप लोगों को भी कैटर किया और इन लोगों को भी कैटर किया, युवाओं को भी कैटर किया कि तुमको आने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। हर चीज का यूनिफाइड ऐप बनाया। यूनिफाइड का मतलब इनका कहना है उसका फोकस ना खराब हो, नहीं तो वो आया इस काम से है फिर भटक जाएगा। ऐसा करो, अगर इनको मूवी देखना है तो जियो मूवी बनाओ, अगर इनको टीवी में इंटरेस्ट है, सीरियल बनाओ, तो इनका कहना है जियो टीवी बनाओ। इनका कहना है खाली क्रिकेट देखता है तो इनका कहना है जियो स्टार बनाओ। इनका कहना, देखिए क्या कह रहे हैं, यूनिफाइड कर दो, ये बहके नहीं तो आएगा जग खरीदने, थोड़ी देर बाद मग दिख जाएगा, न जग खरीदेगा न मग खरीदेगा, पूरे टाइम जग में घूमता रहेगा और फिर वापस निकल जाएगा, पूरा मेहनत खराब हो जाएगी। एक चीज दिखाओ, सरल बनाओ। लोग कॉम्प्लेक्स करने में लगे हैं और वह कंपनी बड़ी हो ही नहीं सकती जो कॉम्प्लेक्स करती हो। इसलिए आप लोगों को अपनी चीज भी आदत डालिए, सरल करिए हर चीज। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग हर चीज को कॉम्प्लेक्स करना चाहते हैं। जब मोबाइल पर जाते हैं तो पूछते हैं फीचर क्या क्या है, सोच के देखिए कि पूरे साल भर में कितना वाला बटन दबाए हैं आप। लेकिन हम लोग को आदत बनी हुई है, जानते क्या, फीचर बताओ। इसका मतलब हम अनयूज्ड चीजों पे भी तो पैसा खर्च कर रहे हैं। और आप, मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम विदेशों की बात करें तो विदेशों का अगर आप एटीट्यूड देखिए, तो अगर उनको आप कभी भी बाहर आउटिंग में घूमते हुए देखेंगे तो देखेंगे कैमरा वो अलग रखते हैं, मोबाइल फोन अलग रखते हैं, गाने का शौकीन है तो पॉड अलग रखते हैं। हमारे यहाँ सिलसिला ये है, एक में सब रख दो और वो मोबाइल किस में रखना है वो तुम गिफ्ट दे दो। ये उस चीज को पकड़े और इन्होंने कहा नहीं, यूनिफाइड बनाओ।
एक ही जगह पर सब नहीं होना चाहिए, वो बहक जाएगा। जो वो देखना चाहता है वही दिखाओ। इसलिए इन्होंने क्या कहा, यूनिफाइड। इज इट फाइन? चलिए एक कदम आगे चलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जो जो पढ़ाए हैं एज इट इज वही आपको खर्च कर रहे हैं। अब एक कदम आगे चलिए, पर्सनल लोन। इन्होंने कहा सैलरीड वाले को उठाओ, सेल्फ एम्प्लॉयड को उठाओ। पूरी दुनिया आगे लोन ही लेने वाली है। हर समय इनका एक ही अब एजेंडा बना हुआ है कि इनकी बाइंग पावर को बढ़ाने के लिए इनको लेवरेज दो, इनको लोन दो। लोगों का डेटा इनके पास है, आपके खरीदने की प्रक्रिया से बाइंग पावर समझ में आ रही है। अब उसके बाद ये क्या करेंगे, 2 सेकंड बाद वो आपको लोन ऑफर्ड करना शुरू कर देंगे। वो कह रहे हैं तो तुम आए थे खाली बॉटल खरीदने तो लोन लिए थे, बॉटल का, बॉटल वाला लोन तो तुम मॉल में ले लिए हो, तुम खाली भी बैठे हो। तुम ऐसा करो, मुझसे 2 लाख रुपए ले लो और फिर आकर के मॉल में नई खरीदारी करो। तो लोन भी ऑफर्ड करना शुरू कर गए हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। आप देख ही रहे हैं, बार बार चर्चा इस बात की हो रही है, कंज्यूमर से रिलेटेड। खाने का पेमेंट नहीं है तो हमसे कर लो। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस तरीके से इन्होंने सारा, इनका सबसे बड़ा जाइंट इस दुनिया में बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज है, एचडीएफसी बैंक है, आईडीएफसी। अब इसका भी आप लोगों ने देखा होगा कि चर्चा में आईपीओ को लेकर के जो था। आईडीएफसी की अगर हम लोग बात करें, एचडीबी की अगर बात करें, एचडीबी, आईडीएफसी नहीं है, एचडीबी है। एचडीबी का अभी अभी आया था, आप लोगों ने देखा होगा, आईपीओ निकला है अभी कुछ दिन पहले ना। लगातार जब से ट्रेड कर रहा है तब से लगातार रेड साइन के साथ ही चल रहा है ना। तो एचडीबी आप नोटिस करिए कि जब भी आप कोई चीज खरीदने जाएंगे तो आपको एचडीबी, आपको बजाज फिनसर्व, आपको उस मॉल में मिल जाएगा खड़ा हुआ जो लोन देता है। इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन हो गया एनबीएफसी के सेक्टर में? बजाज फिनसर्व और आईडीएफसी और एचडीबी, 3 लोग हैं इनके कॉम्पिटिटर जिस पर ये पैनी नजर रख रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि वहां पर भी इनके पास मूविंग एडवांटेज सिर्फ इस बात का है कि इनके पास मॉल भी है, इनके पास प्रोडक्ट भी है, इनके पास एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म भी है, इनके पास डेटा भी है। तो यहां पर भी ये जीत सकते हैं। लेकिन फिर भी जाइंट अगर देखा जाए तो बजाज फिनसर्व ने अपनी बेहतरीन मोनोपोली, बेहतरीन मार्केट शेयर उठा रखा है। एचडीबी भी बहुत पीछे से अच्छा काम करने का प्रयास कर रखा है। और जितनी भी एनबीएफसी कंपनी है, ये भी बता दें, बैंकिंग से ज्यादा अच्छी परफॉर्म करने वाली कंपनियां एनबीएफसी मार्केट में आने वाली हैं और आ रही हैं लगातार। एनबीएफसी समझ रहे हैं ना, नॉन बैंकिंग है फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आप लोग मुझे बताइए कि इस वक्त की पूरी स्टोरी में एएमसी को ध्यान में रखते हुए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ध्यान में रखते हुए 2 क्वेश्चन पहले बताइए। क्या मार्केट में आप लोगों को एसेट मैनेजमेंट कंपनियां जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेस, क्या आपको नंबर ऑफ अब मार्केट में दिख रही हैं? तो उत्तर आता है हाँ दिख रही है। तो ये गुड साइन हुआ। क्या लोग इस क्षेत्र में निवेश के बारे में तैयार हो रहे हैं? तो इसका मतलब, और दूसरा एक बात समझिए, आप लोगों को मैंने कहा है कि चार्ट देख के डिसीजन मत लीजिए, डेटा चेक करके देखिए चार्ट वैसा बन रहा है कि नहीं। याद है ना? इसलिए मैं आप लोगों को टिप्पणी में कह देता हूं कि जो आपने पढ़ा है, जो आप देख रहे हैं, वह बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। रीजन क्या है? मैं कह रहा हूं चार्ट देख के डिसीजन बना रहे हो तो लफड़ा तो है, डेटा देख के डिसीजन बना रहे हैं तो यहां पर कामयाबी हो जाएगी। अब मैं आपसे कह रहा हूं बाजार में साउंड देख रहे हैं, यहां तक तो सब सही है। चलिए मैं आपसे बात करता हूं कि जियो में जो ऊपर बैठा हुआ मोटा भाई अंबानी है, जो एक बंदा है, बताइए ऐसे कौन सा सब्जेक्ट है जिसपे हाथ रखा और उसे उसने हीरा नहीं बनाया? उदाहरण में आप सिम लेना चाहते हैं, वो वह व्यक्ति है जिसने घर घर सिम पहुंचा दिया। जितनी टेलीनार, यूनिनार, ऐसा वार वैसा वार जितनी थी सब के सब उखाड़ के फेंक गई। वह हैंडसेट उनका क्रॉस बिजनेस था, वह उनका टेलीकॉम सेक्टर था। हैंडसेट की स्टोरी पर आपसे चर्चा होगी, लेकिन वो उनका प्राइम बिजनेस नहीं था, वो उनका क्रॉस सेलिंग बिजनेस था। बहुत सारे लोग मिठाई के डब्बे के साथ एक एक्स्ट्रा दे देते हैं, वो उनका सिलसिला था। नहीं तो आप लोग याद रखिए, वो इतना छोटा छोटा सा डिब्बा देते थे जिसमें कहते थे कि सिम लगा खाली नेट चलाओ।
तो आपको क्या लग रहा है कि वो उनका फ्लॉप था? ना ना, वो उन्होंने कहा कि इस आदमी को खाली मत छोड़ो, भटक गया फालतू, पूरा इनका ध्यान रखो, क्योंकि अगर इनका ध्यान तुमने हटा दिया, और एक आदमी मार्केट में इतना बड़ा रिस्क जिगर वाला ही ले सकता है। जिस हिसाब से लोगों को सिम बटा था, उस हिसाब से हर आदमी कहता था कि एक दिन ये लूट लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नेट नहीं चलेगा, कितना कौन फ्री देता है। अगर यह साउंड वहां से सही तरीके से कंट्रोल ना ही होता, तो आप क्या सोचते हो इस जनता को? एक बार लोग कहना शुरू करते रहे बेकार है, बस इतने के बाद जियो वापस स्टैंड नहीं हो सकती थी। उसने खाली एक ही नीश पे काम किया। अगर ये आदमी नेट से भटका, इसको स्पीड कम मिल गई, गेम नहीं खेल पाया, फिर कुछ का जो काम करना है नहीं कर पाया, तो ये हमको फेंक देगा। तो उसने सिर्फ फ्री वाला उनका सिलसिला था, बस 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 नेटवर्क, और धीरे धीरे कम कम काम कर जाती। लेकिन सोच के देखिए, मैं 3 आदमियों के बारे में हमेशा चर्चा करता हूं, एजुकेशनली चर्चा करता हूं। सुनिएगा चर्चा का विषय क्या है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, एक आदमी आता है और 5G 4G का सिम आपको देता है। सुनते जाइएगा कि बंदे कौन होते हैं जिस पे आपको बेट लगाना नहीं आ रहा है। सिम 4G का कौन ऐसी कंपनी है जो 4G का सिम पहले बांटे और फोन बाद में लॉन्च हो? लोगों ने पागलों की तरह 4G का सिम तो ले लिया, ये नहीं समझ में आया कहां लगाए। क्या आप इस आदमी को वैज्ञानिक नहीं मानते? हर आदमी को कंफ्यूजन। उसने कहा सिम दे दिया, तुम्हारी मर्जी। तब लोगों ने कनेक्ट करना शुरू किया, कलेक्ट करना शुरू किया। इज इट फाइन? क्लियर साउंड आ रहा है? इस तरीके की व्यवस्थाओं को लेकर के इन्होंने अपने काम धाम को कंप्लीट कर लिया। यहां तक किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। आगे चलें। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें AMC, एसेट मैनेजमेंट, तो इन्होंने इस चीज को बेहतरीन पूरी भूमिका निभाई। और उस निभाने में आप लोगों को थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना है कि जो इंसान उस जगह पर बैठकर हर एक क्षेत्र में उसने कामयाबी हासिल करी। देखिए मैं क्या कहा, डेटा देख के चार्ट बनाइए। चार्ट देख के डेटा अगर समझ रहे हैं ना तो फेल होना ही होना है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर चार्ट 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 तो फेक है ही है ना। अरे ऑपरेटर नहीं आपके लिए हैमर कैंडल बनाएगा, थोड़ा सोच के देखिए ना। आप जान रहे हैं कि हैमर के बाद रिवर्सल होता है, कौन नहीं जानता हैमर के बाद रिवर्सल होता है? तो इसका मतलब आप सोचिए, मैंने आपको क्या कहा, डेटा देख के चार्ट बनाइए, चार्ट देख के डेटा नहीं। मैंने कहा मार्केट में आप साउंड मत सुनिए, ये मत साउंड सुनिए कह रहे यार ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। सिर्फ मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या जियो वाले पागल हैं इस समय पर म्यूचुअल फंड और AMC कंपनी बनाने में? क्या यह डेटा इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि आगे एक बड़ी बेहतरीन मूव है? नहीं तो जियो क्यों आता? हम क्या रिसर्च करें? जियो रिसर्च नहीं किया होगा, रिसर्च करके वो आया है ना। देखो उल्टा पकड़ाए हैं। अब यहां हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, अरे कोई करके आया है रिसर्च, बाहर से ब्लैक रॉक को ले आया। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया कि आगे सबसे बड़ी संभावनाएं स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में फ्री फंड का पैसा आ रहा है। यहां तो फालतू लोगों को बुलाना पड़ रहा है, वहां तो लोग अपना पैसा ग्रोथ करने के चक्कर में हमको खुद ही देंगे। इससे बड़ा कहां है? फालतू पैसा मांगना पड़ता है। उसने कहा 500-500 वाली SIP शुरू करो, ये सब खुद ही देंगे। अब सोच के देखिए, इतना बड़ा इनके पास नेटवर्क है, खाली कोई 1-1 हजार देना शुरू किया महीने का, और म्यूचुअल फंड के नाम पे दिया, तो 10 साल तो आप फ्री ही मानते हो अपने आप को। इसका मतलब उन्होंने इसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में समझ लिया है। डेटा क्लियर हो गया कि आगे स्टॉक मार्केट कितना बड़ा होने वाला है, क्योंकि बड़े प्लेयर क्यों है मार्केट में। उनको सपना थोड़ी ना आया था। नहीं तो आज से 20 साल पहले क्या जियो, क्या अंबानी ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठते होंगे कि वो स्टॉक मार्केट को जानते हो। अरे उनकी स्टॉक मार्केट लिस्टेड है, उनकी तो कंपनी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रही है ना। उस समय क्यों नहीं बनाए? आज क्यों बना रहे हैं? ये क्वेश्चन ठीक है ना, आज क्यों बना रहे हैं? इसका उत्तर आपको यह बात से सुनिश्चित करता है कि मार्केट इसकी एक कल की डेट में बड़ी होने वाली है। इनकी ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप हो रही है, हो चुकी है इवन।
इनको लाइसेंस मिल गया, सेबी ने इनको सब कुछ दे दिया, अब यह इसकी तैयारी में अपना 500 रुपए पे स्टार्ट भी कर चुके हैं। अब आते हैं बात कि लर्निंग प्रोसेस, कल्चर प्रोसेस किससे सीख रहे हैं? ब्लैक रॉक, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी से यह बात सीख रहे हैं। कोई डाउट, कोई चैलेंज? तो इसका मतलब आगे चल करके भविष्य में यह यहां के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं वो अभी यहां का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और वो वहां का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। भाई जो दुनिया का सबसे बड़ा एएमसी कंपनी अगर कोई है तो उसके पास प्रोसेस कैसा होगा? बेस्ट। कल्चर कैसा होगा? बेस्ट। टीम कैसी होगी? बेस्ट। सॉफ्टवेयर कैसा होगा? बेस्ट। और अगर आप उसके पार्टनर हैं तो 15 दिन में आप भी बेस्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप अपनी दुकान लेकर आराम से बढ़िया यहां पर राज करेंगे, हर चीज की व्यवस्था आपके पास है। इस तरीके से मैंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को बंदा, धंधा, पीर कंपैरिजन, अब आता है लास्ट पॉइंट बुक्स, जो एक बड़ा विषय है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे से प्रश्न पूछें पहले।